आज का हमारा टॉपिक है एकाधिकार। ठीक है, या मोनोपोली। इससे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ आए हैं। पूर्ण प्रतियोगिता कैसी स्थिति होती है जिसमें बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं और बहुत सारे ही बेचने वाले होते हैं। तो बेचने वालों की या खरीदने वालों की जो प्राइस के ऊपर अधिकार करने की शक्ति जो उनकी होती है, उनकी उसे प्राइस पे प्रभाव डालने की जो शक्ति होती है वो बटी हुई होती है, और किसी के पास भी व्यक्तिगत रूप से इतनी पावर नहीं होती कि वो मार्केट प्राइस को प्रभावित कर सके। एकाधिकार की स्थिति जो होती है इसके बिल्कुल उलट स्थिति है। एकाधिकार में क्या होता है, आमतौर पे एक ही बेचने वाला होता है। ठीक है, एक सिंगल जो है वो बेचने वाला है या कोई चीज़ बनाने वाला है, और यही जो है मार्केट में हर एक उपभोक्ता को सप्लाई करता है। ठीक है, यानी कस्टमर तो बहुत सारे होते हैं या हो सकते हैं, लेकिन जो बेचने वाला या उत्पादन करने वाला वो एक ही होता है। ठीक, अब देखो जैसे क्या है, रिलायंस है। रिलायंस एक कंपनी है। ठीक है, ये आमतौर पे क्या है, जैसे जियो है, रिलायंस का जियो है। ठीक, अभी मार्केट में कितनी कंपनी है? जियो है, ठीक है ना, एयरटेल है, आइडिया है और वोडाफोन है। इस तरीके से ये कई सारी कंपनियां हैं। ठीक, धीरे धीरे जैसे बीएसएनएल है, क्या हुआ, धीरे धीरे बीएसएनएल बंद हो गई, आइडिया को घाटा होने लगा, वोडाफोन बंद हो गई। अब कितनी बची हैं? सिर्फ 2 बची हैं। ठीक है, और अगर ये एयरटेल भी बंद हो जाएगी तो इसकी मोनोपोली हो जाएगी। समझ रहे हो? या अगर जियो बंद हो जाएगी तो एयरटेल की मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली का मतलब अब बाजार में सिर्फ एक ही बड़ा प्लेयर है। ठीक है, एक ही बड़ा प्लेयर है। तो अब जब एक ही आदमी होगा तो उसके पास कुछ स्पेशल शक्ति भी होगी। समझ रहे हो ना? जब एक ही आदमी, भाई बाजार में एक ही आदमी है जो खास चीज़ बेचता है, तो अपनी चीज़ की कीमत कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है ना, अपने हिसाब से। आपकी मजबूरी होगी आप लोगे, नहीं मजबूरी होगी तो नहीं लोगे। अगर उसे अपना ज़्यादा माल बेचना है, अगर वो मार्केट में माल बहुत बना रहा है और उसे बेचना ही बेचना, तो उसे अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? और अगर जो है वो कीमत कम नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका मालान बेकार रह जाएगा, इन्वेंट्री खड़ी होती चली जाएगी, है ना। तो जो मोनोपोली होती है, मोनोपोली की जो खास विशेषता है वो ये है कि देयर इज सिंगल सेलर और सिंगल प्रोड्यूसर। ठीक है, एक ही आदमी है जो बाजार में माल को बेचता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जैसे मान लो सारी फ़ोन कंपनियां बंद हो जाएं, सिर्फ जियो का ही नेटवर्क चालू हो, जियो 4G। ठीक है ना, मान लो अब सारी कंपनियां बंद हो चुकी, अब जियो 4G नेटवर्क चालू है। अब जिस आदमी को 4G पे अपना मेल भेजना है तो उसके लिए 4G का और कोई विकल्प तो रह नहीं गया, उसे ले दे करके इसी से ही ये सामान खरीदना पड़ेगा। और उसे इंटरनेट की 4G कनेक्टिविटी चाहिए तो उसे जियो के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपनी जो चीज़ बेच रही है, ठीक, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है जो इसको सब्स्टिट्यूट कर सके, जो इस मतलब इसकी जगह पे जिसका लोग प्रयोग कर सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये इसकी एक दूसरी खासियत होती है। ठीक है, यानी कोई निकट का स्थानापन्न इसका नहीं है। ठीक है, निकट का स्थानापन्न जो है वो नहीं है। और तीसरी चीज क्या रहेगी, तीसरी चीज ये है कि अब जैसे जियो 4G एक ही कंपनी रह गई, ठीक है, इसकी मोनोपोली
इस सेंस में मानी जाएगी कि इस मार्केट में प्रवेश करना आसान नहीं है। ठीक है, अगर मान लो सरकार कोई ऐसा नियम बना दे कि बाज़ार में जियो के अलावा कोई भी 4G नेटवर्क जो है वो उसकी सुविधा नहीं दे सकता, तो क्या होगा, जियो को मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि बाज़ार में कोई और अंदर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दूसरे फर्मों की एंट्री के ऊपर बैन है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई। नंबर 1, ये जो है वो सिंगल सेलर है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी चीज़ का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो ये चीज़ बनाती है उस जैसी चीज़ या वही चीज़ कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाती। ठीक है, तो और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि अदर फर्म्स की एंट्री जो है वो कैसी है, वो बैंड है, उसके ऊपर प्रतिबंध है। ठीक है, बैठ जाओ। अब ये जो प्रतिबंध हैं, ये प्रतिबंध कई बार ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसे होते हैं कि ये प्रतिबंध जो होते हैं मैन मेड होते हैं, मतलब सरकार के द्वारा खड़े होते हैं। जैसे सरकार एक नियम बना दे, ठीक है, जैसे अभी आपको वोकेशनल की पढ़ाई करनी है, ठीक, सरकार ये नियम बना दे कि सारे बच्चे जो हैं वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, इंडिया में सारे बच्चे केवल एक कंपनी के खास सेंटर पे जाकर के ही जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उस कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी उस क्षेत्र में। ठीक, तो ये कैसी है, ये हमने बाय लॉ हमने ये मोनोपोली क्रिएट कर दी। एक स्थिति क्या हो सकती है, जैसे मान लो कि एयरपोर्ट है, जैसे आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में अधिकतर एयरपोर्ट अडानी के पास में है। ठीक, तो उनकी एक तरीके से वहाँ पे क्या है, मोनोपोली क्रिएट हो गई है। ठीक है ना, वहाँ पे उनकी जो है मोनोपोली क्रिएट हो गई है। या कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब उस बहुत बड़ी कंपनी एक चीज़ बना रही है, उसकी वो चीज़ बिक भी रही है, लोग खरीद भी रहे हैं। ठीक है, दूसरी कंपनी एंटर करना चाहती है तो उस उद्योग में प्रवेश की लागत इतनी बड़ी है कि दूसरी कंपनी आसानी से उसमें एंटर नहीं कर सकती। जैसे ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ऑयल को रिफाइनरी, ये किसके पास में, ये रिलायंस के पास में। ठीक है, रिलायंस की इसमें एक तरीके से मोनोपोली है। इसकी एक रिफाइनरी लगी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में चाहे जहाँ से भी तेल आएगा वो इस रिफाइनरी में पहले संशोधित होगा, मतलब उसका शोधन किया जाएगा, और शोधन के बाद फिर वो दूसरे देश के हिस्सों में यूज़ के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पे इनकी एक तरीके से मोनोपोली है। तो कहने का मतलब समझ गए ना, मोनोपोली का मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे बेचने वाले के हाथ में शक्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि वो केवल एक ही आदमी होता है पूरे मार्केट में जो उस चीज़ को बना रहा होता है, और चाहने वाले उसके हजारों होते हैं या लाखों होते हैं, या कभी कभी जैसे तेल है तो करोड़ों होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसकी सिंगल होना, उसके सिंगल होने की वजह से उसके पास जो पावर है उसको कहा जाता है मोनोपोली की पावर। ठीक है, वो कैसी है, मोनोपोली की पावर। अब हमने पढ़ा था कि जो मोनोपोलिस्ट होता है, ठीक है, हमने मांग का नियम पढ़ा था। ठीक, मांग का नियम क्या कहता था, अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो तो हम उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदना चाहते हैं, और अगर उस चीज़ की कीमत ज़्यादा हो तो हम उसकी कम मात्रा खरीदना चाहते हैं। अगर ये मोनोपोली मतलब वाला इस नियम को जानता है, तो अगर उसकी फैक्ट्री में कभी ज़्यादा चीज़ बन गई
तो वो ज़्यादा चीज़ बेचने के लिए क्या करेगा, रेट थोड़ा सा कम कर देगा। और अगर जो है चीज़ कम है, उसे कम बेचनी है, स्टॉक कम है, तो वो अपना रेट ऊपर रखेगा। ठीक है, तो किस हिसाब से चलेगा ये, इसकी जो AR लाइन होती है वो इस तरीके से गिरती हुई होती है। ठीक है, ये गिरती AR लाइन क्या बता रही है, ये गिरती AR लाइन ये बता रही है कि मान लो जैसे OQ प्रोडक्शन मोनोपोलिस्ट को बेचना है, एकाधिकारी को अपना OQ प्रोडक्शन बेचना है, तो वो कीमत रखता है कितनी, कीमत रखता है मान लिया OP। ठीक, अब अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाता है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन बेचना चाहता है, अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन बेचना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कीमत अपनी गिरानी पड़ेगी, थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी। तो उसे कीमत अपनी, जैसे अगर वो OQ1 प्रोडक्शन बेचना चाहता है तो प्राइस हो जाएगा OP1। ठीक है, और अगर वो मान लीजिए OQ2 प्रोडक्शन बेचना चाहता है तो उसे अपना प्राइस रखना पड़ेगा OP2। तो ये वस्तु का डिमांड कर्व है, ये बताता है कि जब OP2 प्राइस होता है तो हम OQ2 मात्रा खरीदते हैं, जब वो चीज़ बाजार में महंगी होती है, OP1 प्राइस होता है तो हम OQ1 मात्रा खरीदते हैं, और जब वो और महंगी हो जाती है तो हम उसकी मात्र OQ मात्रा ही खरीदते हैं। ठीक है ना, तो जो इसका डिमांड कर्व होता है, जो कस्टमर का डिमांड कर्व है, वही कर्व जो है वो इस मोनोपोलिस्ट का रेवेन्यू कर्व है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर जो वस्तु की कीमत चुका रहा है, जो कीमत कस्टमर वस्तु की चुका रहा है, वही कीमत जो है वो एकाधिकारी को रेवेन्यू के रूप में प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगर मैं उसे 10 रुपये, किसी चीज़ की कोई यूनिट है, मैं 10 रुपये यूनिट पर खरीद रहा हूँ, तो क्या है कि उसको मैं जो पैसा दे रहा हूँ 10 रुपये यूनिट, वही एकाधिकारी को 10 रुपये यूनिट मिल रहा है। ठीक है ना, तो अगर मान लो यहाँ पे ये 10,000, मान लो टीवी है, कोई खास ब्रांड का टीवी है, ठीक है, और देश में एक ही ब्रांड का टीवी बिकता है। जैसे अब आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि जब हमारे यहाँ आर्थिक सुधार नहीं लागू हुए थे तो कुछ खास ब्रांड के टीवी बिकते थे। ये चलो छोड़ो, जैसे मारुति की कार, ठीक है, शुरू में क्या था, सिर्फ मारुति की एक कार थी, मोनोपोली होती थी, 6 महीने साल भर पहले बुकिंग करानी पड़ती थी, साल भर बाद नंबर आता था, समझ रहे हो, तब वो चीज़ मिलती थी। ठीक, तो अगर मान लो जैसे 1000 यूनिट वो बेच रहा है, और तो 1000 यूनिट प्राइस उसका है OP। ठीक है, तो अगर उसे किसी साल कारें जो हैं वो 10,000 यूनिट की बजाय अगर 25,000 यूनिट बिक गई, तो वो अगर जो है यहाँ पे बेच रहा था वो 2.5 लाख की, तो उसे अपना, अगर इन्वेंट्री क्लियर करनी है तो उसे अपना जो है रेट गिराना पड़ेगा, 2 लाख पे ही करना पड़ेगा, तब जाके वो 2.5 लाख मतलब 25,000 की इन्वेंट्री उसकी निकलेगी। ठीक है, तो इसके AR कर्व के हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, प्राइस अलग अलग होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस है OP, इस बिंदु के ऊपर प्राइस कितना है OP1, इस बिंदु के ऊपर प्राइस कितना है OP2। तो ये क्या है, ये अलग अलग प्राइस पे उसको मिलने वाला रेवेन्यू दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका AR कर्व होता है। अब हम चाहें तो इससे एक कर्व और खींच सकते हैं, हालांकि मैं बता चुका हूँ, AR और MR की रिलेशनशिप मैंने बताई थी ना, AR और MR की रिलेशनशिप बताई थी। ठीक है ना, जब AR कर्व इस तरीके से होता है, जब गिर रहा होता है, तो MR कर्व क्या होता है, MR कर्व उससे ज़्यादा तेजी से गिरता हुआ होता है। ये MR है और ये AR है। ठीक है ना, ये इससे दुगनी तेजी से गिरता हुआ होता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ठीक है ना, ये AR और MR की रिलेशनशिप होती है।
और अगर जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में AR लाइन सीधी लाइन होती है, एक ही कीमत मिल रही होती है, तो इसमें MR लाइन भी वही सीधी लाइन होती है। ठीक है, ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है और ये कहाँ पे होता है, ये मोनोपोली में होता है। ठीक है, मोनोपोली में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेट जो है वो रेट कैसे हैं, गिरते हुए हैं। ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि फिर से दिमाग में आपके रिफ्रेश हो जाए उसको। ठीक है, जैसे मान लो 10 यूनिट उसे बेचनी है। ठीक, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, ठीक, 4, 2, ये क्या है, ये एक तरीके से मिलने वाला एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, अब अगर इसे MR निकालोगे तो कैसे निकलेगा, MR कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, जब 1 यूनिट बेच रहा है तो AR कितना है 20, तो टोटल रेवेन्यू कितना उस वक्त 20। 2 यूनिट पे कितना, 18 दूनी 36 टोटल रेवेन्यू। ठीक है, कितना हो गया 36। तीसरी पे 16 तियाँ 48, चौथे पे 14 चौका 56। ठीक है, टोटल रेवेन्यू है। अगर वो 5 यूनिट बनाता है, 1 यूनिट का रेट है 12 रुपया, तो 12 पंजे 60। ठीक, 10 छंग 60, 8 सत्ते 56, 6 अट्ठे 48, 9 चौक 36, 10 दूनी 20। ठीक, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, पहली यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू का 20। ठीक, दूसरी यूनिट का कैसे निकालेंगे, तो इसमें से ये वाली घटा करके, दो यूनिट का टोटल रेवेन्यू है 36 रुपये और पहली यूनिट बेचने तक टोटल रेवेन्यू कितना था 20, तो यानी 1 यूनिट बढ़ाने से टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ा 16 रुपये। ठीक है ना, बढ़ोतरी कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक 16 की तो हुई है, तो ये हुआ 16। फिर 48 में से 16 घटा दो, कितने हो गए, 8 में से 6 गए, 2 12। ठीक है, फिर ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 0। ठीक, ये कितना हो गया -4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 48 में से 56 गए, 2 -8। ठीक, फिर 36 में से 48 गए, ये भी -8 ही है, और 20 में से 16 गए -16। ठीक है, 8 में से 6 गए 2 12। ठीक है, तो क्या है, MR जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है और AR जो है वो कम तेज़ी से गिर रहा है। इस AR को प्लॉट करोगे तो कैसे आएगा, ये यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक, AR को प्लॉट करो, पहली यूनिट कितनी है 20, यहाँ पे आया 1 के ऊपर। ठीक, दूसरी कितनी है 18, यहाँ पे आ गया दूसरी, फिर आ गया 16 तीसरी, फिर आया चौथा 14। ठीक, फिर आया 12, फिर आया कितना 10,
फिर है 8, 6 और 4 और ये रहा 2। ठीक, इस तरीके से आएगा ये। तो ये जो लाइन खींचोगे, ठीक है, ऐसे ही मैंने खींच के बता दिए। ठीक, ये AR हो गया। जब MR खींचोगे तो क्या होगा, MR जो है वो ज़्यादा तेजी से नीचे गिरेगा। पहली यूनिट है 20, दूसरी कितनी है 16, तीसरी कितनी है 12, तीसरी है 12, फिर है 8, ठीक है, फिर 6 है, फिर उसके बाद 0 है। ठीक, ये थोड़ा सा ना सही नहीं बना। पहली 20 और दूसरी है 16 और तीसरी कितनी है, तीसरी है 12, ये आ गई 12। ठीक, 1 2 3, और फिर चौथी कितनी है, चौथी है 8, तो ये रहा 8। ठीक, ये रहा 8 और फिर पांचवी 6, फिर 0, छठी 0। ठीक है ना, तो ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है, ये MR। ठीक है, तो ये इसकी AR लाइन है और ये MR लाइन है। MR लाइन जो है वो तेजी से गिरती हुई होती है। मैंने ये भी बताया था, इसका ढाल जो होता है वो दुगना होता है। ठीक है, कुछ और बातें ही बताई थी, तो मिटा दूं। तो अब जो है क्या है, ये स्थिति होती है कहाँ पे, जब मोनोपोली होती है या मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है। ठीक है, देखो मोनोपोली किस चीज़ से पैदा होती है, मोनोपोली इस चीज़ से पैदा होती है, मैं एक ऐसी चीज़ बनाता हूँ जिसके जैसी चीज़ दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। ठीक, तो वो चीज़ मुझे कैसी होगी, मोनोपोली। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कोलगेट ब्रांड का पेस्ट बनाता हूँ। ठीक है, कोलगेट ब्रांड एक खास तरीके का पेस्ट बनाता है, उस पेस्ट में उसकी मोनोपोली है, लेकिन पेस्ट और लोग भी बनाते हैं। अगर कोई कोलगेट के उस पेस्ट को यूज़ ना करना चाहे तो वो सिबाका का पेस्ट यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो पेप्सोडेंट का पेस्ट यूज़ कर सकता है। ठीक है, अगर आप ओनिडा का टीवी ना खरीदना चाहो तो आप सैमसंग का खरीद सकते हो, सोनी का खरीद सकते हो, और किसी कंपनी का खरीद सकते हो। तो ये जो कंपनियां हैं, ये क्या हो जाता है, ये हो जाती है मोनोपोलिस्टिक कंपनी। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, जहां बेचने वाले 8-10 बड़े बड़े प्लेयर मौजूद होते हैं, ब्रांड मौजूद होते हैं। ठीक है, वो ब्रांड अपने में एक खास ब्रांड होता है, लेकिन उसकी मतलब उसका जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है वो भी मौजूद होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होती है, वो होती है अपूर्ण प्रतियोगिता। और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, मैं एक ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जिसके जैसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप मेरे सिवाय किसी और से उस चीज़ को खरीदें। ठीक है, तो ये हो गई मोनोपोली। अब सवाल ये है कि इस मोनोपोली में जो है इक्विलिब्रियम कैसे होगा। ठीक है, एक चीज और बताई थी मैंने, हालांकि रिवाइज ही है एक तरीके से आपके लिए। ठीक, ये मान लीजिए ये इसका AR कर्व है और ये इसका MR कर्व है। ठीक है, कुछ चीज़ें थी मैंने बताई थी कि ये जो है इससे यहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, 0। ठीक, यहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन
1 और यहाँ पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो एक एकाधिकारी, ठीक, एक ही मांग के लिए अपने AR बिंदु के अलग अलग, ठीक, AR कर्व के अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग मांग की लोच का सामना करता है। ठीक है, इस हिस्से में जो है मांग की लोच इकाई से ज़्यादा रहती है और उसका संतुलन भी इसी हिस्से में होता है। ठीक है ना, उसका संतुलन इसी हिस्से में होता है, इस हिस्से में उसका संतुलन नहीं हो सकता। ठीक है, उसको कोई भी प्राइस मिलेगा वो इस प्राइस के ऊपर मिलेगा, वो जो भी प्राइस सेट होगा इस OP प्राइस के ऊपर ही प्राइस सेट होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इस OP प्राइस के नीचे नहीं हो सकता जब तक हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर ये पूछा जाए कि ऐसा हो क्यों नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लागतें जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, लागत के बारे में आप क्या पढ़ते थे कि जैसे ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट धीरे धीरे गिरती हैं और उसके बाद वो उठने लगती हैं। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होती है? जब तक मार्जिनल कॉस्ट गिरती रहती है तब तक एवरेज कॉस्ट कर्व भी गिरती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जहाँ से उठनी शुरू होती है इसके गिरने की रफ्तार कम हो जाती है और उसके बाद जहाँ पे ये अपने निम्नतम बिंदु पे पहुँचती है वहाँ पे MC इसको क्रॉस करके आगे चली जाती है और वहाँ से AC जो है वो ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये AC होती है, MC होती है। ठीक, लेकिन आप इसमें कहीं पे भी हैं, इस चित्र में आप कहीं पे भी हैं, लागत निगेटिव नहीं है। ठीक है, लागत जो है वो निगेटिव नहीं है। भाई जैसे मान लीजिए आप जो हैं इस बिंदु के ऊपर हैं, ये आपका MC कर्व है, आप इस बिंदु पे हैं, ठीक, तो लागत मान लीजिए आ रही है 20 रुपया। ठीक, इस बिंदु पे उत्पादन की लागत कितनी आ रही है? 20 रुपये एक्स्ट्रा उसके। तो क्या होगा, लागत इसकी कभी भी निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो उसको बनाने में आपको मजदूर को कुछ पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, कच्चा माल कुछ यूज़ होगा। ठीक है, कोई चीज़, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप बनाओ और उसमें लागत जो है 0 से कम हो। ठीक है, कोई हो तो ऐसा उदाहरण बताओ मुझे। ठीक है ना कुछ लागत तो आएगी, कुछ ना कुछ पैसा तो उसे बनाने में खर्च होगा। ठीक है ना, तो लागत ये नहीं हो सकती, इस तरीके से नहीं हो सकती। ठीक है, लागत कर्व जो है वो ये जो OX है इसके नीचे नहीं जा सकता, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी संतुलन बिंदु ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे ये MC जो है इस MR को यहां पे काटे। अगर ये लागत निगेटिव होती और MC इस MR को यहां पे काट रही होती, ठीक है, तब क्या होता, तब आपको जो प्राइस मिलता वो MC और MR का जो मतलब इक्विलिब्रियम है, यही पॉइंट तो होता जहाँ पे MC और MR बराबर होते। यहाँ से आप ऊपर उठाते और ये आपको मिल जाता OQ जो है वो प्रोडक्शन है और OP उस बिंदु के ऊपर वस्तु का प्राइस है, या OP डैश वस्तु का प्राइस है। तो ये OP डैश जो OP से कम है, लेकिन कब कम है? जब लागत निगेटिव हो, और लागत निगेटिव कभी होती नहीं। इसका मतलब प्राइस OP से कम कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसके प्राइस की एक मिनिमम लिमिट है कि मोनोपोली में जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो प्राइस OP से नीचे किसी भी हालत में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्राइस OP से ऊपर ही होगा, है ना। अब ऊपर कितना होगा ये हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं, देखो जैसे हमने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था कि फर्म का संतुलन होता है अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ऐसे ही इसमें भी होता है अल्पकाल और दीर्घकाल। ठीक है,
जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जो था प्रतियोगी फर्म को लॉस भी हो सकता था, प्रॉफिट भी हो सकता था, और नो लॉस नो प्रॉफिट जोन में भी वो हो सकता था। वैसे ही यहाँ पे भी स्थिति होती है। ठीक है, अब कैसे हमें पता लगाना है कि अगर लाभ होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। ये उत्पादन और ये रेवेन्यू और कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने देखिए फर्म के रेवेन्यू कर्व कहाँ पे हैं। फर्म के रेवेन्यू कर्व मान लीजिए ये AR है और ये MR है। ठीक, ये AR कर्व है और ये MR कर्व है। अब हमें जानना है कि फर्म का संतुलन बिंदु कहाँ पे होगा। तो हम किन चीज़ों को खींचेंगे, ये देखेंगे कि फर्म की लागत वक्र कहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए फर्म की लागत वक्र जो है वो इस तरीके से है। ये AC है और ये MC है। तो फर्म का संतुलन कहाँ पे होता है, जहाँ पे MC बराबर होती है MR के। ठीक है, ये किसी फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है, MC बराबर होनी चाहिए MR के। तो MC बराबर MR कर्व वो कहाँ पे होगी, जहाँ पे MC और MR एक दूसरे को काटेंगे। ये MC कर्व है, ये MR कर्व है, जहाँ पे काटेंगे वहीं पे संतुलन में होगा। इसका मतलब संतुलन कहाँ पे होगा, ये MR कर्व है और ये MC कर्व है। इन दोनों ने आपस में कहाँ काटा, यहाँ पे काटा ना, है ना, यहीं पे तो काटा। तो ये इसका संतुलन बिंदु है E। ठीक है, अब E संतुलन बिंदु के ऊपर हम ये देखेंगे कि इसकी एवरेज लागत कितनी आ रही है और एवरेज रेवेन्यू इसे कितना मिल रहा है और एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक, तो OQ तो हमारा हो गया, क्या हो गया, ये उत्पादन का बिंदु। ठीक है, इतना OQ उत्पादन करेगी फर्म। अब इस OQ उत्पादन के ऊपर क्या है, अगर हम इसे ऊपर की ओर बढ़ाएं तो AR कितना मिल रहा है, यहां पे हमें प्राइस मिल रहा है, यहां पे OP। ठीक है, प्राइस कितना मिल रहा है, OP। ठीक, कैसे निकाला भाई, सीधी सी बात है, ये जो है ये हमारा उत्पादन बिंदु है, तो प्राइस कितना हो गया, OP। ये AR है ना, AR कर्व पे यहाँ जाके टकराया है, तो यहाँ से खींची लाइन तो कितना मिल गया, प्राइस OP मिल गया। लागत कितनी आ रही है, एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो हम एवरेज कॉस्ट का कर्व देखेंगे। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कितनी है OQ पॉइंट के ऊपर, OQ पॉइंट के ऊपर एवरेज कॉस्ट कितनी है, तो देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट के वक्र को ये लंब कहाँ काटता है, तो ये हो गई OC जो है एवरेज कॉस्ट है। तो यहाँ पे कितनी हो गई एवरेज कॉस्ट, OC। ठीक है, OC जो हो गई वो एवरेज कॉस्ट हो गई, ये एवरेज कॉस्ट का वक्र है। अब हमने इसका नाम रख लिया GH। ठीक है, हमने इस पॉइंट का नाम रख लिया GH। तो ये एरिया क्या बता रहा है, इस एरिया में प्राइस कितना है OP और लागत कितनी है OC। दोनों में बड़ा क्या है, प्राइस की लागत, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है या एवरेज प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है ना। इसका मतलब फर्म जो चीज़ बना रही है उसकी लागत आ रही है जैसे मान लो 20 रुपया, और जब वो फर्म उसको बेच रही है तो उसे 25 या 30 रुपया मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसे 5 रुपये पर यूनिट का प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, तो उसका प्राइस जो है OP बड़ा है किससे, उसकी लागत से।
तो इस स्थिति में क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट कितना होगा, ये प्रति इकाई प्रॉफिट है। ठीक, कितना होगा, ओपी माइनस ओसी, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है ना, इसको हम पीसी कह लें, इसको हम कह लें पीसी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक है 25 रुपये हमें मिला बेचने से और 20 रुपये लागत आई, तो 5 रुपये बीच में प्रॉफिट है। और मान लो 10,000 यूनिट बेच दी, तो 10,000 गुणा 5 50,000, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो इन दोनों का गुणा किया तो क्या आया, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना, यानी पर यूनिट प्रॉफिट हुआ ये पीसी। इस पर यूनिट प्रॉफिट को हमने गुणा कर दिया किससे, टोटल उत्पादन से, जितना उत्पादन वो कर रही है ओक्यू से। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, टोटल प्रॉफिट। और ये टोटल प्रॉफिट जब इन दोनों को गुणा किया आपने, तो क्या किया, ये गुणा ये, तो ये क्या है, ये क्षेत्रफल है इसका। ये चीज क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये क्षेत्रफल किसको बता रहा है, टोटल प्रॉफिट को। फर्म यहां पे इतने टोटल प्रॉफिट में। ठीक है, तो फर्म अल्पकाल में नॉर्मली ऐसा होता है कि मोनोपोली फर्म जो है वो असामान्य लाभ में रहती ही हैं। ठीक है, नॉर्मली रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी ऐसा हो सकता है कि फर्म को लाभ प्राप्त ना हो। ठीक है, ऐसा कब होता है, जैसे मान लो आपने किसी देश में गए, ठीक है, आपने एक नई फैक्ट्री लगाई। ठीक है, जैसे मान लो आप अफ्रीका चले गए, वहाँ कोई नहीं जानता जलेबी कैसी होती है, आपने जलेबी बनाने की फैक्ट्री डाल दी, समझ रहे हो। अब जो फैक्ट्री डाल दी उसकी अपनी एक कॉस्ट तो है ही, रेवेन्यू उस समय क्या होगा, कम ही होंगे, डिमांड कम होगी। ठीक है, अब डिमांड कम है और कॉस्ट तो ज़्यादा हो गई शुरू के हिसाब से, तो शुरू में कॉस्ट जो है कवर नहीं होंगी। ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन का स्केल बढ़ेगा तब आपकी जाकर के कॉस्ट जो है वो नीचे आने शुरू होंगी और तब वो कवर करनी शुरू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी हमारी लागतें ज़्यादा होती हैं, और जब लागतें हमारी ज़्यादा होती हैं तो हमें ये क्या होता है, ये फायदा नहीं होता है, हमें तब घाटा होता है। ठीक है, घाटे की स्थिति क्या होती है, घाटे की स्थिति में ये मान लो मेरा AR कर्व है और ये मान लो मेरा MR कर्व है। ठीक है, और ये मान लो मेरी MC है। ठीक, और ये मान लो मेरी जो है वो AC। ठीक है, ये AC क्या है, चाहे मैं कितना भी प्रोडक्शन करूं, ये AR लाइन के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, ये AR लाइन ऐसे है तो AC ऊपर ही जा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमेशा आपकी एवरेज कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा होगी आपके एवरेज रेवेन्यू की तुलना में। इस स्थिति में आपको डेफिनेट घाटा होगा। ठीक है, कैसे घाटा होगा, जैसे ये है। ठीक है, अब यहां पे कितना है, एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, ये AR कर्व को देखिए, ये AR कर्व है, तो एवरेज रेवेन्यू में कितना मिल रहा है, इतना। ठीक है, ये हमको मिलने वाला एवरेज रेवेन्यू है, और एवरेज कॉस्ट कितनी है, इतनी। तो इतना पर यूनिट क्या है, घाटा हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, रेवेन्यू कम मिल रहा है। तो ये जो टोटल है ये एरिया,
दैट विल बी ए एरिया ऑफ लॉस। ये हमारा घाटे का एरिया भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे हमको घाटा होगा। ठीक, यहां पे हमारी एवरेज रेवेन्यू कम रहेंगे और एवरेज कॉस्ट हमारी ज़्यादा रहेगी, तो हमें पर यूनिट कुछ ना कुछ घाटा होगा। ठीक है, और हमारा टोटल घाटा जो है ये इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल के द्वारा। ठीक है, पर यूनिट घाटा गुणा हमने कुल कितना उत्पादन किया, दोनों गुणा करोगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी ये हमारा टोटल घाटा है। ठीक है, अच्छा देखो, एक स्थिति और भी हो सकती है, वो मैं बताऊँ आपको। हमको घाटा ही हो रहा है उस स्थिति में, लेकिन हमारे AR कॉस्ट की जो पोजीशन है वो देखो इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, ये हमारी AC की स्थिति है। इसका मतलब ये है, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि घाटा होने की सर्टेन कंडीशन ये है कि इसको मिटा दूं, मेरे ख्याल से इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना, ये तो आप समझ ही गए। मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर आपकी ये AR लाइन है, ठीक है, और ये AC लाइन इस तरीके से है, इसके ऊपर ऊपर है, ठीक, तब आपको घाटा निश्चित होगा। हर लेवल पे घाटा होगा, चाहे आप कितना भी उत्पादन क्यों ना करें। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर ये स्थिति ऐसी ना हो, ठीक है, अगर ये स्थिति इस तरीके की हो, ये आपका AR कर्व है, यानी ये वाली स्थिति, ठीक है, ये आपका AR कर्व है, ये आपकी AC कर्व है, लेकिन आपका जो संतुलन होता है वो किधर की ओर आए, इस बिंदु के इधर की ओर। ठीक है, यानी जब मतलब किसी तरीके से आपका ये जो MC कर्व है, ये MC कर्व, और ये जो मतलब ये इस तरीके से हो, जैसे ये बना पहले ही मैंने दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस AC कर्व का कुछ हिस्सा इस AR कर्व के नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको घाटा ही हो रहा है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो इस एरिया में है ही नहीं। ठीक है, वो इस एरिया के पीछे की तरफ हो है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि AC कर्व का कुछ हिस्सा इस AR कर्व के नीचे होने के बाद भी आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने कहा कि ऊपर होगा तो 100% घाटा ही होगा, लेकिन नीचे होने की स्थिति में हम ये चीज़ सर्टेनली नहीं कह सकते। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम इसका कहीं किसी यहाँ पे हो जाए, यानी अगर यहाँ कहीं पे हो, तो क्या होगा, ये फायदे की स्थिति आ जाएगी। समझ रहे ना, तब हम ये देखेंगे कि ये जो है वो ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये आपका MC हो गया। ठीक, और ये यहाँ पे फिर हमको ये जो है पर यूनिट ये मिलेगा AR इतना, ये इतना मिलेगा, और ये AC मिलेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म में, अल्पकाल में मोनोपोली में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, मोनोपोली फायदा होने की सर्टेन कंडीशन नहीं है कि मोनोपोली होगा आपको तो नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि अगर आपकी किसी चीज़ को बेचने में मोनोपोली है तो आपको घाटा नहीं हो सकता। ठीक, ये कोई कंडीशन नहीं है। एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आपको मतलब
नो प्रॉफिट नो लॉस हो, या हम जिसको कहते हैं सामान्य लाभ हो, आपकी सिर्फ जो है वो कॉस्ट कवर हो, ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट आपकी सारी कवर हो, या जिसको हम कहते हैं कि जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये आपका AR है और ये आपका MR है, और आपके ये MC है, ठीक है ना, और यहां पे आपका संतुलन है OQ, जहां पे MC और MR काटते हैं, और इस संतुलन पे लागत आपकी कितनी आ रही है, AR कितना है आपको, रेवेन्यू कितना मिल रहा है, OP, ठीक है। और इसका जो है AC कर्व इस तरीके से है कि जितना आपको यहाँ पे रेवेन्यू मिल रहा है उतनी ही लागत भी आ रही है, यानी AC भी OP ही है। तो ये AC OP कब होगी, जब ये AC कर्व जो है वो इस तरीके से होगा, ठीक। ये आपका AC कर्व जब इस तरीके से है तो यहाँ पे क्या है, जितनी AC है, ठीक है, उतनी ही आपकी एवरेज रेवेन्यू भी है। इसका मतलब आपने चीज बनाई, 15 रुपए की लागत आई, 15 रुपए उसे बेचने से मिले, तो आपको एक तरीके से ना कोई घाटा हुआ ना कोई फायदा हुआ, ठीक है। आपकी लागतें निकल आई और आप जो है वो दूसरी जगह पे जाने के लिए प्रोत्साहित भी नहीं हुए, ठीक है ना। दूसरी जगह पे जाने प्रोत्साहित कब होंगे हम, जब हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट कवर नहीं होंगी, ठीक। इसमें आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कवर हो रही हैं, जो छुपी हुई लागतें हैं, और जो दृश्य लागतें हैं वो भी सारी कवर हो गई, लेकिन आपको कोई उन लागतों पर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इस स्थिति में आपको ना तो कोई खास प्रॉफिट होने वाला है और ना कोई खास लॉस होने वाला है। ये नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति है, इसे हम कहते हैं सामान्य लाभ, ठीक है, इसे कहा जाता है सामान्य लाभ। ये सामान्य लाभ है, और जो सबसे पहली जो पोजीशन बताई थी वो क्या थी, वो थी असामान्य लाभ, और ये क्या थी, ये थी हानि। ये जो पोजीशन थी, ये जो बताई थी, ये थी हानि, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अल्पकाल में मोनोपोली में प्रॉफिट भी हो सकता है, आप लॉस में भी हो सकते हो, और नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हो सकते हो। अब हम बात करें शट डाउन पॉइंट की बात करें, ठीक है। शट डाउन पॉइंट हमने कल पढ़ा था, आज फिर बता देते हैं, थोड़ा सा छोटा था क्योंकि वो आपके दिमाग में ताज़ा ही होगा। जैसे है ब्रेक इवन ना, वही शट डाउन पॉइंट उसी को कहा जाता है, ठीक है। ठीक, इसमें भी हम क्या है कि जैसे वो इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे वो OQ का प्रोडक्शन कर रहा है, इस OQ प्रोडक्शन के ऊपर उसे मान लीजिए OP रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक, ये इसका एवरेज रेवेन्यू है, लेकिन इसे घाटा हो रहा है,
क्योंकि इसे एवरेज कॉस्ट जो है वो इसकी ज़्यादा है। तो ये इसका घाटे का एरिया है, ठीक है, ये इसका घाटे का एरिया है। अगर इसको मिलने वाला, ठीक, अगर इसको मिलने वाला जो प्राइस है वो इससे कम हो जाए, ठीक है ना, जो इसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, अगर ये ओपी डैश प्राइस से कम हो जाए तो क्या होगा? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होंगी तो क्या होगा? वो टोटल घाटे में चला जाएगा, एब्सोल्यूट घाटे में उठा के प्रोडक्शन अपना बंद कर देगा, ठीक है, क्योंकि रनिंग कॉस्ट कवर नहीं हो रही हैं, इसलिए जो अपना प्लांट है उसको रन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब रनिंग कॉस्ट कवर नहीं होंगी तो ये पॉइंट उसका क्या कहलाएगा? शट डाउन पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक। तो कल हमने इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ दिया था, तो अब मैं इसको वो ज़्यादा नहीं जा रहा, आगे की बात करें हम थोड़ा सा। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि दीर्घकाल में क्या होता है। अब तक हमने ये चारों स्थितियां तो शॉर्ट टर्म की है ना, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म में ये उसका शट डाउन पॉइंट है, इससे पहले उसका लाभ का पॉइंट, उसका हानि का पॉइंट और नो लॉस नो उसका पॉइंट, ठीक है ना। दीर्घकाल में क्या होता है? दीर्घकाल में भी फर्म जो होती है वो क्या होती है? वो उसको लाभ ही होता है, ठीक है ना। दीर्घकाल में जो होता है उसको लाभ होता है, ठीक। जो अल्पाधिकारी फर्म होती है वो दीर्घकाल में इसीलिए आती है कि वो लाभ को कमा सके, ठीक है। कोई भी फर्म जो ऐसी नहीं हो सकती जो दीर्घकाल में जो है लाभ को मतलब हानि को झेल पाए, ठीक है। तो वो लाभ कमाने के लिए आती है, दीर्घकाल में उसे निश्चित रूप से लाभ ही होता है। जैसे ये आपका AR कर्व है और ये आपका MR कर्व है, ठीक। ये क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। तो ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट है और ये मान लो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है। तो उसको क्या होता है कि जहां पे उसकी ये लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। अब देखो हम लोगों ने वो पढ़ा था, लॉन्ग टर्म कॉस्ट कर पढ़ा था ना, इस तरीके से पढ़ा था ना, ठीक। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि यहाँ बीचों बीच में इस तरीके से होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कर्व। और जो साइड के शॉर्ट टर्म कर्व होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? इस तरीके से। और इधर वाले शॉर्ट टर्म कर्व किस तरीके से होते हैं? इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली जहां पे लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, ठीक, यहां से आप देखो मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म एवरेज रेवेन्यू, इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से निकाल लो तो ये आपको मिल जाएगा कि लॉन्ग टर्म में वो इतने प्रॉफिट में रहे, ठीक है। लॉन्ग टर्म में इतना प्रॉफिट वो कमाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है वो है ये।
ये इसका दीर्घकालीन संतुलन का बिंदु है, ठीक है ना। ये है ना इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे हम इसके लॉन्ग टर्म मार्जिनल रेवेन्यू की बात नहीं करते, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, ठीक। हम रेवेन्यू कर शॉर्ट टर्म ले रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके कहते हैं ना, लॉन्ग रन नेवर कम्स, ठीक है। लेकिन प्लानिंग हमेशा आदमी लॉन्ग टर्म की कर सकता है। लॉन्ग टर्म वास्तव में चाहे कभी ना आए, लेकिन प्लानिंग वो हमेशा लॉन्ग टर्म की करता है, रहता शॉर्ट टर्म में है, ठीक है ना। तो वास्तव में वो जिस रेवेन्यू कर्व को फेस कर रहा होगा, वो किसको फेस कर रहा होगा? एमआर को और एआर को, जो उसके फॉर द टाइम बीइंग उसके जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसकी डिमांड के हिसाब से उसके रेवेन्यू और मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स होंगे। अब वो क्या करता है कि लॉन्ग टर्म में अगर वो होता तो लॉन्ग टर्म का मार्जिनल कॉस्ट इसको इस एमआर कर्व को यहाँ पे करता। तो लॉन्ग टर्म का उसका संतुलन बिंदु ये है, ये उसका संतुलन बिंदु है। वो OQ का प्रोडक्शन करेगा, ठीक। लेकिन इस OQ का प्रोडक्शन करेगा किससे? वो किसी ना किसी वो किससे करेगा? किसी ऐसे जो उससे करेगा, प्लांट से करेगा जो कोई शॉर्ट टर्म प्लांट होगा। समझ रहे हो ना? जब वो प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्शन वास्तव में वो किसी ना किसी शॉर्ट टर्म प्लांट से ही तो करेगा, ठीक है। प्लानिंग वो लॉन्ग टर्म की करेगा। तो क्या है कि मान लो यहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे जब वो प्रोडक्शन कर रहा होगा तो क्या होगा कि उसका एक शॉर्ट टर्म होगा कस्ट AC, यहाँ पे इस तरीके से ये शॉर्ट टर्म AC, ठीक है। और यहीं पे ही एक शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होगा, ठीक है। एक जो है वो यहाँ पे वो प्रोडक्शन करेगा इस पॉइंट पर, जहाँ पे उसकी लागत जो है इतनी आएगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि वो प्रोडक्शन के लिए इस बिंदु को चुनता है, ठीक है। इस बिंदु को चुनता है तो वास्तव में वो इस वाले प्लांट को चुनेगा और इस वाले प्लांट के इस बिंदु के ऊपर प्रोडक्शन वो करेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है? लॉन्ग टर्म में जो उसकी कॉस्ट की कंडीशन होगी वो MR बराबर LMC बराबर SMC, ठीक है। MR बराबर लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट बराबर शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उसकी दोनों बराबर होंगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट भी बराबर होंगे। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म की एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट टर्म की एवरेज कॉस्ट भी दोनों बराबर हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से वो रहेगा और फायदे में रहेगा, ठीक। लॉन्ग टर्म में जब वो प्रोडक्शन करेगा तो वो प्रॉफिट में प्रोडक्शन कर रहा होगा, ये एरिया उसका सारा का सारा प्रॉफिट का एरिया रहेगा। लॉन्ग टर्म में कोई भी एकाधिकारी घाटे में प्रोडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक बात क्लियर हो गई आपको। बंद कर, रुक जाओ अभी, कि 60 मिनट की हो गई। चलो अच्छा, फिर कल बताता हूँ, ठीक, बंद कर दो।